अब एक अच्छे फार्मर का टारगेट ये रहता है कि जो हमारी हीफर है वो 12 से 15 महीनों के बीच में गाभिन हो जाए और आने वाले 2 सालों में 2 साल के अंत तक जो हमारी हीफर है वो हमारी मिल्किंग हर्ड में शामिल हो जाए। ड्राई मैटर को बैलेंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ ड्राई मैटर में उतना न्यूट्रिशन है कि नहीं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इन सारी चीजों का जो मात्रा है वो पशु के अनुसार है कि नहीं। फीड का जो मुख्य घटक होता है वो होता है दाना मिश्रण। दूसरा हम लोग देते हैं या तो हरा चारा देंगे या फिर साइलेज देंगे। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में हम लोग सूखा चारा देते हैं, यानी तूड़ी वगैरह देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रुसेला का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सिर्फ ग्रोअर जो फीमेल है उसी पे इस्तेमाल करना है। ये फीमेल की बीमारी होती है ब्रुसेला। नमस्कार किसान साथियों, खेती बाड़ी पर आपका स्वागत है। बढ़ती हुई बछिया का ख्याल कैसे रखें ताकि आगे चलकर वह एक मजबूत अच्छी दुधारू नस्ल बन सके। ज्यादातर लोग बछियों पर ध्यान नहीं देते, परिणाम स्वरूप एक अच्छी नस्ल की बछिया भी आगे चलकर एक औसत उत्पादन वाली गाय बन के रह जाती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ग्रोअर की देखभाल कैसे की जाए, खान पान, बीमारी, टीकाकरण, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये हम लोग समझते हैं कि हम लोग ग्रोअर कह किसको रहे हैं। तो देखिए, मवेशियों को उनके जीवन काल के अनुसार हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो अब इन 4 भागों में सबसे पहला भाग आ जाता है वैसे बच्चों का जो 0 से लेकर 90 दिनों के बीच में है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर आने वाले 90 दिनों तक हम लोग उसको काफ के कैटेगरी में रखते हैं। यानी जब तक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है तब तक हम लोग उसको काफ कहते हैं। अब इसके बाद जो अगला चरण आता है उसमें बच्चे को हम लोग ग्रोअर कहते हैं। यानी बच्चा जब 90 दिनों से लेकर आने वाले 13 से 15 महीनों तक हम लोग उसको ग्रोअर की कैटेगरी में रखते हैं। बछिया को ग्रोअर हम लोग कह के तब तक बुलाते हैं जब तक बछिया हीट का साइन शो न करने लगे। जब एक बार बछिया हीट का साइन शो करने लगती है तो हम लोग उसको ग्रोअर से उठा के अगला पैदान यानी हीफर के कैटेगरी में रख देते हैं। अब हीफर में हम लोग इसको कब तक रखते हैं तो हीफर में 14-15 महीनों से लेकर जब तक जो बछिया वो बच्चा न दे दे तब तक हम लोग हीफर की कैटेगरी में उसको रखते हैं। देखिए, ये ग्रोअर और हीफर दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो इसलिए इसका हम लोग जो वर्गीकरण है इसको अलग से ग्रोअर में रख रहे हैं। यानी जब बच्चा अपना मैक्सिमम वेट और शरीर को बढ़ाता है तब हम लोग उसको ग्रोअर की कैटेगरी में रखते हैं। और जब मूल उद्देश्य यह होता है कि हम लोग को जो बछिया है उसको गाभिन करना है तब हम लोग उसको हीफर की कैटेगरी में रख रहे हैं। फिर उसके बाद आगे चल के जब एक बार डिलीवरी हो जाती है तो जो बछिया है वो गाय बन जाती है। अब फिर उसके बाद जो साइकिल है वो चलने लगता है, अर्ली लैक्टेशन, मिड लैक्टेशन, फिर लेट लैक्टेशन और फिर ड्राई काउ। तो ये जो साइकिल है ये चलते रहता है। तो सबसे जो पहला वर्गीकरण है काफ, तो काफ पे हम लोगों ने एक पहले वीडियो विस्तृत किया हुआ है कि काफ मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे। जो 0 से 90 दिन का जो कालखंड है उसमें हम लोग ने बात किया है कि काफ का डाइट कैसा होना चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो उस पर हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई है। अब अगला जो पायदान आता है वो आता है ग्रोअर का। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि ग्रोअर से संबंधित किन किन चीजों का ख्याल रखना है। अब देखिए, इसको समझिए कि ये वर्गीकरण करने के पीछे का उद्देश्य यह रहता है कि देखिए, पशु के जीवन काल में अलग अलग पड़ाव पे जो एक फार्मर का जो उद्देश्य होता है वो अलग अलग रहता है। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो काफ रहता है तो काफ में मूल उद्देश्य यह रहता है कि बच्चे को सर्वाइव कराना है, उसका इम्यूनिटी डेवलप करना है, 90 दिनों के अंदर उसका जो रूमेन का विकास है वो करना है। अब जब बच्चा काफ से उठ के ग्रोअर की कैटेगरी में जाता है, जब बच्चे की वीनिंग होती है, वीनिंग हम लोग कहते हैं जब बच्चे को माँ से अलग किया जाता है 90 दिनों बाद, तो हम लोग उसको कहते हैं वीनिंग। तो जब बच्चे की वीनिंग होती है तो उसके बाद जो हम लोग उसको कहते हैं तो काफ से हट के वो ग्रोअर की कैटेगरी में चला जाता है। तो वहां पे हम लोग ग्रोअर करते हैं। तो वहां पे हम लोग मूल उद्देश्य जो होता है वो यह होता है कि जो ग्रोअर है उसको अच्छा से अच्छा वेट आने वाले 9-10 महीनों में जो ग्रोअर है हमारा अच्छा से अच्छा अपने शरीर का विकास कर पाए। वैसे जब हीफर की कैटेगरी में जाएगा तो हीफर में हमारा ऐसा उद्देश्य रहता है कि इस तरह का डाइट चलाया जाए ताकि जो हमारा हीफर है वो अच्छे से हीट में आए और जो गर्भधारण है उसको अच्छे से गर्भधारण कर पाए। तो इसके लिए जो है हम लोग टारगेट सेट करके चलते हैं कि हम लोग का एवरेज डेली गेन कितना होना चाहिए, यानी एडीजी, एवरेज डेली गेन, यानी औसतन एक दिन में हमारी बछिया जो है वो कितना वेट हासिल करेगी कि आगे चल के वो अपने टारगेट को मीट कर पाए। तो इसके लिए हम लोग अगर हीफर एचएफ की बात करें, होलिस्टीन फ्रीजियन की बात करें, तो 600 से लेकर 800 ग्राम का हम लोग का टारगेट रहता है कि औसतन रोजाना तौर पे हम लोग को उसको ऐसा डाइट देना है ताकि जो हमारी हीफर है 600 से लेकर 800 के बीच में, न्यूनतम अगर देखा जाए तो कम से कम 600 होना चाहिए। और अगर अच्छा एकदम डाइट अगर आप दे पा रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा रख पा रहे हैं तो 800, यानी 600 से 800 के रेंज में हमारी जो बछिया है वो एकदम ग्रोथ तो ले ही। अगर जर्सी की बात करें तो ये थोड़ा सा कम होता है, 500 से 600 अगर ग्राम अगर रोजाना बेसिस पे अगर आपकी बछिया बढ़ रही है तो वो अच्छा माना जाता है। अब अगर देखा जाए तो देखिए, जो अलग अलग जो हम लोगों ने कैटेगरी 4 बात की उसमें अलग अलग तरह के ग्रोथ रेट का हम लोग टारगेट रखते हैं। जब काफ होता है बच्चा, यानी 1 से 3 महीनों के बीच में रहता है, तो हम लोग का टारगेट रहता है कि बच्चा 90 से लेकर 100 किलो का वेट तो एकदम हासिल करें ही, और जो उसका हाइट है वो 90 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो। अब जब बच्चा ग्रोअर की फेज में आता है, यानी 12-13 महीनों के आसपास होता है, तो हम लोग का टारगेट होता है कि जो बच्चा है वो 200 किलो का हो जाए और जो उसका एवरेज हाइट है वो 120 से लेकर 124 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए।
उसके जब आगे बढ़ता है, जब बच्चा 15 से 16 महीनों के बीच में आता है, तो अब यह समय होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बच्चा जो है उसको जो हीफर है उसको गाभिन किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग का वेट का टारगेट रहता है 320 से 350 के आसपास उसका वेट रहना चाहिए, और जो उसका हाइट है वो 130 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। अब उससे जब आगे बढ़ता है, जब प्रेगनेंसी, जब काविंग का समय आता है, जो हमारी गाय है वो लगभग 24 महीनों के आसपास रहती है, तो वहां पे हम लोग टारगेट ये करते हैं कि जो गाय का जो मैक्सिमम वेट है उसका 80% के आसपास कम से कम अचीव होना चाहिए। तो ये लगभग 500 से 550 के बीच में अगर रहता है तो वो ठीक माना जाता है। और हाइट की अगर बात करें तो वो 142 सेंटीमीटर 145 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। तो ये एक तरह का चार्ट हो गया जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारी गाय है वो किस तरह से अपना अलग अलग समय में अपना जो वेट और हाइट है वो गेन करेगी। हम लोग उसका डाइट भी इसी के हिसाब से फॉर्मुलेट करते हैं ताकि जो हमारा जो मिनिमम जो टारगेट हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो अचीव होते चले। अब एक अच्छे फार्मर का टारगेट ये रहता है कि जो हमारी हीफर है वो 12 से 15 महीनों के बीच में गाभिन हो जाए, और आने वाले 2 सालों में, 2 साल के अंत तक जो हमारी हीफर है वो हमारी मिल्किंग हर्ड में शामिल हो जाए। तो अब हम लोगों ने यह जान लिया कि हम लोग का जो उद्देश्य है वो क्या है ग्रोअर के फेज में। तो अब इस जो उद्देश्य है उसको अचीव कैसे किया जाए, तो अचीव करने के लिए क्या है, हम लोग को जो हमारी ग्रोअर है उसका हम लोग को जो फीड है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अंडर फीडिंग ना हो, ओवर फीडिंग भी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अंडर फीडिंग कराते हैं, ज्यादातर लोग अंडर फीडिंग कराते हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो ओवर फीडिंग करा देते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डाइट है जो ग्रोअर का वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी ग्रोअर है उसका डाइट कैसे होना चाहिए। अब मेरा यहाँ पे ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा जो फीडिंग शेड्यूल है जो हमारी ग्रोअर का वो एकदम सिस्टमैटिक भाषा में एकदम आसान तरीका से आप तक पहुंचाया जाए ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो फीडिंग प्रोटोकॉल की जब बात करें तो देखिए, जब भी हम लोग फीड फार्मुलेट करते हैं या फिर किसी भी तरह का जो फीड है जो हम अपनी जानवर को देते हैं, तो हम लोग 3-4 बातों का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जो भी हम लोग फीड अपने पशु को दे रहे हैं तो हर एक जानवर का अलग अलग ऊर्जा का रिक्वायरमेंट होता है। जो फीड हम लोग दे रहे हैं तो उससे जो हमारी जो जानवर है उसका ऊर्जा का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं। दूसरी बात, जब भी हम लोग फीड अपनी ग्रोअर को दे रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि जो हमारा ड्राई मैटर का इंटेक है वो पशु के रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं। साथ ही साथ तीसरी बात, हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि ड्राई मैटर को बैलेंस तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ ड्राई मैटर में उतना न्यूट्रिशन है कि नहीं, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इन सारी चीजों का जो मात्रा है वो पशु के अनुसार है कि नहीं। तो ये 3 चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं फीड जब भी हम लोग पशु को देते हैं उससे देने से पहले। तो जब भी हम लोग फीड अब देते हैं तो फीड में हम लोग क्या देते हैं, तो फीड में हम लोग मुख्यतः 5 चीजों को देते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग चीज देते हैं, जो फीड का जो मुख्य घटक होता है वो होता है दाना मिश्रण। दूसरा हम लोग देते हैं या तो हरा चारा देंगे या फिर साइलेज देंगे। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे में हम लोग सूखा चारा देते हैं यानी तूड़ी वगैरह देते हैं। चौथा हम लोग देते हैं सप्लीमेंट्स, यानी अलग अलग तरह के जो अनुपूरक होते हैं, कमी जो फीड में रही है उसको जो पूरा करने का काम करते हैं, तो सप्लीमेंट्स वगैरह देते हैं, बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन, बफर, ये सब चीजें सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में आती हैं। और उसके बाद 5वां चीज और सबसे जरूरी चीज इन सभी को पचाने के लिए वो होता है साफ सुथरा फ्री रेंज पानी, यानी पानी इतना अवेलेबल रहे कि पशु जब चाहे वो पी ले। तो यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग को डाइट ग्रोअर को कितना देना है। तो देखिए, किसी भी जानवर को कितना डाइट देना होता है यह निर्धारित होता है डीएमआई से, यानी ड्राई मैटर इंटेक से। हर एक पशु का अलग अलग डीएमआई होता है, उसके शरीर के वजन के अनुसार, उसके ऊर्जा के रिक्वायरमेंट के अनुसार यह निर्धारित होता है डीएमआई, ड्राई मैटर इंटेक। ड्राई मैटर पे हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है, लेकिन अगर ग्रोअर की डीएमआई की बात करें कि ग्रोअर की डीएमआई कितना होता है, तो जितना भी ग्रोअर का वेट होगा उसका 2.5% हम लोग डीएमआई लेकर चलते हैं। अब डीएमआई क्या होता है भाई, तो देखिए, डीएमआई वो होता है कि जितना भी हम लोग चारा पशुओं को देते हैं, अब वो चारा से निर्धारित नहीं होता कि उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, बल्कि उस चारे में मौजूद कितना शुष्क पदार्थ है उससे निर्धारित होता है। देखिए, कोई भी चारा है तो उसमें क्या होगा, एक तो होता है मॉइस्चर और दूसरा होता है शुष्क पदार्थ की मात्रा। कोई भी चारा है समझिए, उसमें से अगर पानी को पूरी तरह निकाल लिया जाए तो जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई मैटर। ये जो ड्राई मैटर है ना, इसी से निर्धारित होता है। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं पशु को कितना, पशु का वेट है, पशु को ऊर्जा के रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है, इन सारी चीजों से, यानी कि दूध देने में, शरीर को बढ़ाने में, बच्चा देने में, तो अलग अलग जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ड्राई मैटर इंटेक सेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग ग्रोअर के लिए थंब रूल पकड़ के चल रहे हैं, यानी जो भी ग्रोअर का बॉडी वेट है उसका 2.5% हम लोग डीएमआई लेकर चल रहे हैं, ड्राई मैटर इंटेक को लेकर चल रहे हैं। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे हम लोग एक ब्रीड का चुनाव कर रहे हैं, होलिस्टीन फ्रीजियन के ग्रोअर को हम लोग ले रहे हैं, जिसका एज हम लोग मान के चल रहे हैं 10 मंथ, जिसका बॉडी वेट है हम लोग मान के चल रहे हैं 200 किलो। तो इसका ड्राई मैटर इंटेक कितना होना चाहिए, तो ड्राई मैटर इंटेक का थंब रूल क्या है कि अगर ग्रोअर है तो ड्राई मैटर हम लोग उसका 2.5% लेके चल रहे हैं। 200 किलो वेट है तो इसका ड्राई मैटर कितना हो गया 2.5% के अनुसार से, तो ड्राई मैटर हो गया इसका 5 किलो पर डे। अगर 2.5% अगर लेके चल रहे हैं तो 2.5% अगर आप निकालिएगा, यहाँ पे हो गया 5 किलो पर डे।
अगर मैं प्रोटीन के रिक्वायरमेंट की भी अगर बात कर दूं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कितना होता है ग्रोअर में, तो देखिए 14 से 16% जो होता है ड्राई मैटर का। अब यहाँ पे बॉडी वेट का 14 से 16% नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी न्यूट्रिशन का निर्धारण होगा अब वो बॉडी वेट के हिसाब से नहीं होगा। एक बार जब हम लोगों ने ये निकाल लिया कि टोटल जो फीड है वो कितना देना है, वो निर्धारित होता है बॉडी वेट, एनर्जी और बाकी सारी चीजों के आधार पे कि कितना क्या क्या चीजों में जो गाय है वो अपनी ऊर्जा को खपत कर रही है। जब एक बार हम लोगों ने ड्राई मैटर निकाल लिया तो अब सारी चीजें कि अब उस ड्राई मैटर में हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि न्यूट्रिशन कितना होना चाहिए, यानी फैट कितना होना चाहिए, कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना मात्रा में जो प्रोटीन है वो होना चाहिए। तो वो ड्राई मैटर के अनुसार होता है, बॉडी वेट के हिसाब से नहीं होता है। अब देखिए जो क्रूड प्रोटीन है उसकी जो मौजूदगी होती है वो 14 से 16% होती है ड्राई मैटर का। तो यानी हम लोग यहाँ पे 5 kg पर डे ड्राई मैटर लेकर चल रहे हैं, तो 5 kg का 14 से 16% जो मात्रा होगा वो प्रोटीन का होगा, क्रूड प्रोटीन का। तो अब हम लोग ने ड्राई मैटर समझ लिया। अब बात कर लेते हैं कि इस ड्राई मैटर के अनुसार कितना कितना रहना चाहिए अलग अलग तरह का जो चारा हम लोग दे रहे हैं, यानी कंसंट्रेट, यानी कि दाना मिश्रण कितना होना चाहिए, हरा चारा कितना होना चाहिए और जो सूखा चारा देते हैं वो कितना होना चाहिए। तो ये हम लोग निकालते हैं ड्राई मैटर के अनुसार। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो उदाहरण के लिए लिया था, जो 200 किलो की जो हम लोगों ने ग्रोअर को लिया था, अब उस ग्रोअर का हम लोग कितना लेते हैं, ग्रोअर के लिए 2.5% लेते हैं। तो 200 का जब हम लोग 2.5% निकालेंगे तो ये आता है 5 kg पर डे, यानी हम लोग का जो टोटल राशन होगा वो 5 किलो से, मतलब उसमें ड्राई मैटर की जो मौजूदगी है वो 5 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो गई ड्राई मैटर की, तो अब बात कर लेते हैं कि ड्राई मैटर के अनुसार कितना होना चाहिए अलग अलग तरह का जो राशन है, यानी कंसंट्रेट कितना होना चाहिए, हरा चारा कितना होना चाहिए और स्ट्रॉ कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल जो ड्राई मैटर निकाला है वो 5 किलो निकाला है। 200 किलो की हमारे पास ग्रोअर है, 200 का हम लोगों ने 2.5% लिया यानी 5 किलो, यानी टोटल प्रतिदिन जो उसका राशन है उसमें ड्राई मैटर 5 किलो होना चाहिए। तो 5 किलो में कंसंट्रेट कितना होना चाहिए, तो देखिए इसका सिंपल तरीका है, 5 किलो का 50% कंसंट्रेट होना चाहिए। तो 5 का 50% निकालिएगा तो 2.5 किलो हो गया, तो 2.5 किलो हो गया आपका कंसंट्रेट। अब हमारे पास जो बचा हरा चारा और स्ट्रॉ यानी तूड़ी, तो हरा चारा जो हम लोग देते हैं वो 5 का 33% निकाल लेते हैं। तो 5 का 33% हो गया 1 किलो 650 ग्राम। हरा चारा क्लियर हो गया कि हरा चारा हम लोग का होना चाहिए 5 का 33%। अब जो स्ट्रॉ है वो कितना होना चाहिए, तो वो होता है 5 का 17%, यानी अब 5 का अगर 17% निकालेंगे तो वो लगभग 800 ग्राम के आसपास आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 800 ग्राम के आसपास यानी 1 किलो के आसपास आप लेके चल सकते हैं कि स्ट्रॉ देंगे। तो एनडीएफ वगैरह के कैलकुलेशन के बाद, एनडीएफ मतलब होता है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा थंब रूल लेके चल रहे हैं कि जो हर एक आदमी को समझ में आ जाए, हर एक जो किसान है वो खुद से अपना कैलकुलेट कर पाए कि उसको ग्रोअर को कितना राशन देना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि थंब रूल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसंट्रेट की बात करें कि इस 5 किलो जो ड्राई मैटर है उसमें कंसंट्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 5 का यहाँ पे हम लोग 50% लेते हैं, यानी 5 का 50% हो गया 2.5 किलो। यानी जो 5 किलो का जो ड्राई मैटर है ना उसमें 2.5 किलो जो ड्राई मैटर है वो कहाँ से आना चाहिए, तो वो आना चाहिए कंसंट्रेट से। वैसे ही हरे चारे का भी निकाल लेते हैं, तो हरे चारे के लिए हम लोग 33% का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो 5 किलो का जो हम लोग लेते हैं 33% लेते हैं, यानी 5 किलो हमारे पास टोटल ड्राई मैटर है, तो 5 का 33 अगर आप निकालिएगा तो आपका आएगा 1 किलो 650 ग्राम। तो अब यहाँ पे 2.5 किलो आना चाहिए कंसंट्रेट से, और हरा चारा से कितना आना चाहिए, तो 1 किलो 650 ग्राम। वैसे ही स्ट्रॉ की अगर बात करें तो स्ट्रॉ की हम लोग लेते हैं 17%, यानी 5 किलो में 17% अगर आप लेंगे तो 850 ग्राम के आसपास आना चाहिए। तो 850 ग्राम जो ड्राई मैटर है ये कहाँ से आएगा, ये स्ट्रॉ से आएगा। ये 5 किलो हम लोग का ड्राई मैटर निर्धारित हो गया, इसमें 2.5 किलो ड्राई मैटर जो है ये कंसंट्रेट से ले रहे हैं, दाना मिश्रण से। लगभग 1 किलो 650 ग्राम हम लोग ले रहे हैं ग्रीन फॉडर से। तो ये जो स्ट्रॉ है इससे हम लोग ड्राई मैटर ले रहे हैं 850 ग्राम, यानी लगभग 1 किलो के आसपास हम लोग ड्राई मैटर ले रहे हैं स्ट्रॉ से। देखिए यहाँ पे हम लोग चारा की पूरी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे, ये हम लोग अभी ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं, यानी कि चारा कितना होना चाहिए कि उसमें ड्राई मैटर जो है वो 2.5 किलो कंसंट्रेट में हो जाए। ग्रीन फॉडर कितना होना चाहिए कि उसमें जो ड्राई मैटर है, जो ड्राई मैटर का कैलकुलेशन है वो 1 किलो 650 ग्राम होना चाहिए। तभी ना ये तीनों को जोड़कर हम लोग 5 किलो ड्राई मैटर तक पहुंचेंगे, 2.5 किलो और उसके बाद 1 किलो 650 ग्राम और उसके बाद 850 ग्राम। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग को शांत करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल में लोग भाग देकर ये समझेंगे कि कितना ड्राई मैटर किस चीज से आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अब कितना चारा होना चाहिए। अब इस ड्राई मैटर के अनुसार अब हम लोग चारा निकालने की बात कर रहे हैं। तो देखिए उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इन तीनों में ड्राई मैटर का परसेंटेज कितना होता है, यानी कंसंट्रेट में कितना ड्राई मैटर होता है, ग्रीन फॉडर में कितना ड्राई मैटर होता है, स्ट्रॉ में कितना ड्राई मैटर होता है। तो अगर हम लोग कंसंट्रेट की बात करें तो कंसंट्रेट में औसतन 88 से 90% ड्राई मैटर होता है। वैसे ही ग्रीन फॉडर की बात करें तो ग्रीन फॉडर में लगभग 20% ड्राई मैटर होता है, 80% पानी होता है। अगर आप साइलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साइलेज में जो होता है वो ड्राई मैटर का जो परसेंटेज होता है 30 से 35% होता है। साइलेज, हेलेज और हेप हम लोगों ने एक वीडियो किया है, उससे आप जाके साइलेज को समझ लीजिएगा। इसके बाद साइलेज का इस्तेमाल करें तो साइलेज में 30 से 35%। स्ट्रॉ में कितना होता है, तो स्ट्रॉ में लगभग 90%
क्या होता है, ड्राई मैटर होता है, और जो 10% के आसपास है वो होता है मॉइस्चर। तो ये तीनों का हम लोगों ने समझ लिया कि इन तीनों में ड्राई मैटर का परसेंटेज कितना होता है। अब बात कर लेते हैं कि अब कैलकुलेट करते हैं कि अब इन तीनों के अनुसार जो हमारी 200 किलो की जो हीफर है उसको हम लोग कितना दाना दे रहे हैं, कितना हरा चारा दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं स्ट्रॉ। तो देखिए कंसंट्रेट में हम लोग का कितना आया था, ड्राई मैटर देना है कंसंट्रेट से, तो कंसंट्रेट से हम लोग को भरपाई करना है 2.5 किलो ड्राई मैटर का। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है। अब कंसंट्रेट की अगर बात करें तो कंसंट्रेट में देखिए कंसंट्रेट से हम लोग को कितना ड्राई मैटर की पूर्ति करना था, तो 2.5 किलो, तो 2.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। 90 क्या है, तो 90 देखिए हम लोगों ने ऊपर बात किया कि जो कंसंट्रेट है उसमें ड्राई मैटर की मौजूदगी कितनी होती है, तो ये होता है 88 से 90%। तो यहाँ पे हम लोग 90% ले रहे हैं, तो यहाँ पे किलो में हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2.5 किलो यानी 2.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। तो यहाँ पे हम लोग का जो कंसंट्रेट का मात्रा है वो कितना आ गया, तो 2 किलो 77 केजी। तो ये हम लोग इतने मात्रा में उस 200 किलो वाली ग्रोवर को हम लोग कंसंट्रेट दे रहे हैं। वैसे ही ग्रीन पाउडर का भी निकाल लेते हैं। तो ग्रीन पाउडर की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो देखिए ग्रीन पाउडर में कितना ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट था, तो ग्रीन पाउडर से हम लोग को ड्राई मैटर का रिक्वायरमेंट पूरा करना था 1 किलो 650 ग्राम, तो 1.65 इंटू 100। और ग्रीन पाउडर में कितना होता है ड्राई मैटर, तो होता है 20, तो 1.65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 8.25 किलो, यानी 8 किलो 250 ग्राम जो राशन है ये हम लोग हरा चारा से पूरा करेंगे। अब यही साइलेज का होगा, तो साइलेज आप यहाँ पे 1.65 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 करके साइलेज का भी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉ की, तो स्ट्रॉ में कितना होना चाहिए, तो स्ट्रॉ से हम लोग को कितना ड्राई मैटर की पूर्ति करनी थी, उस 5 किलो में से कितना ड्राई मैटर स्ट्रॉ से आना चाहिए था, वो आना चाहिए था तो 0.85 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। 90 क्या है, तो 90 वही है कि स्ट्रॉ में कितना होता है ड्राई मैटर, तो ये हो गया आपका 0.9, यानी लगभग 1 किलो जो स्ट्रॉ है वो होना चाहिए फीड में। तो ये देखिए ये तीनों निकल के आ गया। हम लोग को कंसंट्रेट देना है 200 किलो वाली जो गाय है वो हम लोग उसमें हम लोग को कितना कंसंट्रेट देना है, तो वो देना है 2.7 केजी। उसमें कितना हम लोग का ग्रीन पाउडर होना चाहिए, तो 8.25, कितना स्ट्रॉ होना चाहिए, तो लगभग 1 किलो के आसपास। तो ये आपका राशन फॉर्मुलेट हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए इसको 1-2 बार आपको पेन पेपर से खुद से निकाल के देखना होगा। आप 300 किलो के एग्जाम्पल पे लेके देखिए, आप 250 किलो के एग्जाम्पल पे निकाल के देखिए कि कितना हरा चारा, कितना आपका कंसंट्रेट और कितना आपका स्ट्रॉ आ रहा है। तो ये एक मोटा मोटी आपका ये हो गया कि आपको कितने मात्रा में कौन सा सामग्री देना है। तो ये सारी बातें हो गई कि कितनी मात्रा में कौन सी चीजें मौजूद रहेंगी। अब देखिए अब ये जो हरा चारा है ये आपको अपने खेत से लेना है या अन्यथा आप अपने लोकल में खरीदेंगे। स्ट्रॉ का भी वही है, या तो आप अपने खेत से लेंगे या फिर आप खरीदेंगे, इसमें ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। बात आके फंस जाती है कंसंट्रेट पे, यानी जो दाना मिश्रण है उस पे। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं ये दाना मिश्रण या तो बाजार से खरीद लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग जो हैं ये खुद से भी बनाते हैं। तो अगर आपके पास 2-4 पशु है और मार्केट में आपको अच्छा दाना मिश्रण मिल जा रहा है जो अच्छा न्यूट्रिशन वाला है और सस्ते दाम पे और किफ़ायती दाम पे, तो आप बाजार से दाना मिश्रण ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद से दाना मिश्रण बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि दाना मिश्रण को कैसे घर पे अगर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में रहेंगी। तो जब भी हम लोग दाना मिश्रण ग्रोअर के लिए बनाते हैं तो हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ग्रोअर की वो फुलफिल हो पाए। साथ ही साथ जो प्रोटीन का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा हाई रखते हैं, क्योंकि जो ग्रोअर है इसको बढ़ना होता है और बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जब भी हम लोग दाना मिश्रण को फॉर्मुलेट करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि प्रोटीन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक ग्रोअर के लिए कंसंट्रेट का फॉर्मुलेशन करते हैं। इस बात का भी मैं ध्यान रख रहा हूँ कि जो भी चीज़ों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँ वो हर जगह आसानी से उपलब्ध हो। अगर आपके पास कोई भी चीज़ मान लीजिए जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो नहीं है, तो आपके पास लोकल में जो भी चीज़ उसके रिस्पेक्टिव में अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए 100 किलो दाना मिश्रण को फॉर्मुलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एनर्जी का जो अच्छा सोर्स है वो है मक्का। तो 100 किलो में हम लोग 30 किलो जो है वो मक्का ले रहे हैं। मक्का में आपको क्रूड प्रोटीन भी मिल जाता है 8% के आसपास। दूसरी चीज़ जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं जौ। तो बार्ली जो हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं 100 किलो में 10%, यानी 10 किलो। तो ये जो हम लोग बार्ली ले रहे हैं ये एनर्जी का अच्छा सोर्स है। साथ ही साथ ये मक्का के तुलना में ज़्यादा डाइजेस्टेबल फाइबर रिलीज करता है। तो डाइजेस्टेबल फाइबर अच्छा होता है इसमें, बार्ली में, जौ में। उसके बाद तीसरी चीज़ हम लोग ले रहे हैं दाल का छिलका। अब दाल के छिलका में जो भी दाल आपके पास आसपास में मौजूद है, जो भी दाल का छिलका आपको सस्ते में मौजूद है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग 100 किलो में हम लोग ले रहे हैं 10%, यानी 10 किलो। यहाँ पे आपको दाल के छिलके में 5% के आसपास क्रूड प्रोटीन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दाल का जो छिलका है फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पे हो गया तीसरे नंबर पे दाल का छिलका। चौथे नंबर पे हम लोग ले रहे हैं खल को, यानी जो ऑयल केक्स आते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑयल केक्स में आपके पास जो भी मौजूद है वो ले सकते हैं आप। मस्टर्ड ले लीजिए, जो सरसों का आता है वो ले लीजिए, बिनौला ले लीजिए, मूंगफली की मिल रही है वो ले लीजिए। जो आपके पास आसानी से उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जो हम लोग खल ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं 20 किलो, यानी 20% 100 केजी में। अब ये जो खल है ये क्रूड प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, यानी इसमें लगभग 35% के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा, साथ ही साथ कुछ मात्रा में फैट भी मिल जाता है। खल हो गया। खल के बाद जो हम लोग अगली चीज ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं सोया डीओसी। सोया डीओसी मतलब सोयाबीन का जो डी ऑयल्ड केक आता है, यानी ये भी एक तरह का सोयाबीन का खल ही होता है, तो ये भी हम लोग अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हम लोग ले रहे हैं 10 किलो। जो सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा होती है, यानी लगभग आपको 44% के आसपास सोयाबीन डीओसी से आपको प्रोटीन मिल जाएगा, तो ये हम लोग 10% ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है सोया डीओसी ना मिले, तो सोया डीओसी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सोयाबीन का दाना भी आप ले सकते हैं, जो सोयाबीन सीड्स आते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब सोयाबीन सीड्स का अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको आप थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपनी फीड में इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये सोयाबीन है ना, ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, तो आप लेकिन इसमें जो प्रोटीन का जो परसेंटेज आप देखिएगा तो थोड़ा सा हाई रहता है, इसीलिए हम लोग इसको 10 किलो ही ले रहे हैं। तो अगर आप ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको सोया डीओसी और सोयाबीन का सीड्स भी नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको डीडीजीएस मिल जा रहा है, जो डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स आते हैं मक्के वगैरह का, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल काफ़ी इथेनॉल बन रहा है, तो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के द्वारा जब मक्के के दाने से जब स्टार्च को अलग कर लिया जाता है तो जो बच जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डीडीजीएस, यानी डिस्टिलर ड्राइड ग्रेन विथ सोल्यूबल्स। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 10% जो हम लोग सोया डीओसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आप इसको 5% मिलाइए, यानी डीडीजीएस जो है ये 5% होगा, और 5% जो है आप खल की मात्रा बढ़ा दीजिए। अब डीडीजीएस के बाद अगली चीज जो आपको लेनी है वो लेनी है गेहूं का चोकर। तो गेहूं का जो चोकर होता है इसकी हम लोग मात्रा रख रहे हैं 100 किलो में 15%, यानी 15 किलो। ये जो गेहूं का चोकर है ये फाइबर का अच्छा सोर्स है, साथ ही साथ इसमें आपको 12 से 14% के बीच में प्रोटीन की मात्रा भी मिल जाएगी। ये सारे हो गए अनाज। अब इसके अलावा हम लोग कुछ अलग से सप्लीमेंट्स भी मिला रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मिला रहे हैं 3 किलो गुड़, यानी 100 किलो में 3% के आसपास हम लोग रख रहे हैं गुड़, ताकि जो पैलेटेबिलिटी है, जो खाना है वो थोड़ा सा अच्छा टेस्टी बना रहा है। उसके अलावा हम लोग मिला रहे हैं मिनरल मिक्सचर। तो जो ग्रोअर्स होते हैं इनको मिनरल्स की भी काफ़ी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हम लोग 100 किलो में 2% मिनरल मिक्सचर लेके चल रहे हैं। तो 2% मिलाएंगे हम लोग मिनरल मिक्सचर, साथ ही साथ हम लोग मिला रहे हैं 1 किलो सॉल्ट, यानी जो आप घर पे नमक इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग 1 किलो मिला रहे हैं। अगर आपको विटामिन प्रीमिक्स का पाउडर मिल जा रहा है तो आप वो भी मिला सकते हैं, 50 ग्राम के आसपास आप उसको विटामिन प्रीमिक्स का पाउडर मिला दीजिए, तो ये आपका एकदम अच्छा फीड बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको विटामिन प्रीमिक्स का पाउडर महंगा लग रहा है तो आप इसके जगह पे आप चाहते हैं तो आप जो मोरिंगा होता है, यानी जो सहजन का जो पत्ता होता है उसको सुखाकर, साथ ही साथ आंवला, उसके साथ साथ हल्दी, इन तीनों के मिक्सचर को मिलाकर आप 1 किलो के आसपास इसमें आप विटामिन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई एक बैलेंस्ड फीड फॉर्मुलेशन को लेकर। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है इसके अलावा। तो सबसे पहली बात का तो ये ख्याल रखना है कि जब भी आप ग्रोअर्स या फिर हीफर्स को फूड देते हैं, ग्रोअर्स और हीफर दोनों को, तो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि ग्रोअर्स और हीफर्स को अलग से यूरिया नहीं देना होता है। तो यूरिया को अवॉइड करना है ग्रोअर्स और हीफर्स के लिए। उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि आप जो अपना टारगेट जो वेट गेन एडीजी जो लेकर चले थे, यानी एवरेज डेली गेन जो हम लोग लेकर चले थे 600 से 800 किलो के बीच में, वो हमेशा मेजर करते चलिए कि आप अपना टारगेट हर एक बार अचीव कर रहे हैं कि नहीं। हर बार 10-15 दिनों में आप हमेशा अपने जो पशु है उसका वेट करते चलिए और मेंटेन करते चलिए। उसी के हिसाब से आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अचानक से कोई भी डाइट में बदलाव नहीं कर देना है। हमेशा जो डाइट में जो बदलाव होता है वो हमेशा धीरे धीरे किया कीजिए। उसके अलावा आपको न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ मिनरल्स और विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। एक बात का और भी ख्याल रखना, जब भी आप ग्रोअर्स को रखते हैं तो आप अलग से उसको सेपरेटली रखिए, आप उसको दुधारू पशुओं के साथ ना रखिए। कारण क्या होता है कि जो दुधारू पशु होते हैं वो थोड़े से डोमिनेटिव होते हैं, यानी जो ग्रोअर्स होते हैं इनके तुलना में थोड़े से ज़्यादा डोमिनेटिव होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो आपको एक तरह के एनिमल्स एक साथ रखने चाहिए। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जो दुधारू पशु होते हैं उन्हीं को एक किसान ज़्यादा अटेंशन देता है, फीड की मात्रा भी उनमें ज़्यादा दी जाती है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको मजबूत करते चलना है। तो ग्रोअर्स और हीफर्स का भी ख्याल रखना है, तो उनको प्रॉपर डाइट हमेशा देते चलिए। क्योंकि होता क्या है कि हीफर्स जो है ये तो दूध दे नहीं रही है, तो फार्मर्स हमेशा उस तरफ ध्यान देता है जहाँ से उसको कुछ प्रॉफिट हो। तो ये आपका जो प्रॉफिट है ये आगे चल के उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आने वाली पीढ़ी को हमेशा मजबूत लेके चलिए। एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो ग्रोअर्स जो है जब अपने शुरुआती दिनों में होती है, यानी 90 दिनों के बाद जब वो प्रॉपर चारे पे आती है, तो आप जो हरा चारा है, हरा चारा देने से बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि लूज मोशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप हेलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हेलेज अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, हेलेज की बात हम लोग ने इस वाले वीडियो में की हुई है। हेलेज अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो जो हरा चारा है उसको थोड़ा सा उसका मॉइस्चर कम करके दीजिए। यानी जब हरा चारा की आप कटाई कर रहे हैं तो आप उसको कटा के 2-3 घंटे धूप में रख दीजिए। उसके बाद जब उसका मॉइस्चर जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद आप अगर अपने पशुओं को देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा। जो ग्रोअर्स और हीफर्स होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पचा पाते हैं, साथ ही साथ जो रूमेन्स जो होता है वो रूमेन में अच्छा काम करता है।
तो वहाँ पे आप हेलेज या फिर आप जो हरा चारा दे रहे हैं उसके मॉइस्चर को थोड़ा सा कम करके तब आप अपने ग्रोअर्स को दीजिए। अब ये सारी बातें हो गई ग्रोअर्स के डाइट को लेकर। अब डाइट के बाद बात आती है वैक्सीनेशन को लेकर। अगर आपने मेरा काफ वाला वीडियो देखा होगा तो काफ वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि जो भी वैक्सीनेशन वगैरह की जो शुरुआत होती है ये हम लोग ग्रोअर्स के फेज से करते हैं। मैंने उस वीडियो में बात किया था कि अगर आपके आसपास में एफएमडी वगैरह का प्रकोप नहीं देखने को मिल रहा है तो आप जो वैक्सीनेशन का जो इस्तेमाल है ये ग्रोअर्स के लेवल पे हम लोग यूजुअली करना चालू करते हैं। यानी जो काफ है ये 90 दिनों को पार करके जब ग्रोअर की कैटेगरी में जाता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है असल वैक्सीनेशन करना। यानी जितने भी जरूरी वैक्सीनेशन है वे हम लोग इसी दौरान करते हैं। अब जो वैक्सीनेशन की जो शुरुआत है ये शुरुआत वैक्सीनेशन का हो जाता है आपको डिवर्मिंग से। अगर आपने काफ का जो 90 दिनों वाला जो मैंने डिवर्मिंग का शेड्यूल बताया हुआ है अगर आप वहां पे अगर इसका डिवर्मिंग कर देते हैं तो अगले अब 3 महीना तक डिवर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। अब अगला जो डिवर्मिंग होगा वो 3 महीने बाद होगा। डिवर्मिंग के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो ये आपका काफ है ये अब काफ से अब ग्रोअर की तरफ जा रहा है तो ये अब पूर्णतः चारे पे शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप उसके लीवर के मजबूती के लिए लीवर टॉनिक का भी इस्तेमाल कीजिए। अगर लीवर टॉनिक का इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो लीवरफिरोल आता है इंडियन हर्ब्स के द्वारा, लिवरोल आता है, लिवरोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आयुर्वेद कंपनी बनाती है। उसके अलावा एक फेमस है जो ब्रोटॉन है विरबैक कंपनी का, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है तो इस्तेमाल करने के लिए आप 20 से 30 ml आप अपने पशुओं को जो ग्रोअर है उसको आप लगातार दीजिए 5 से 6 दिनों तक। तो इससे क्या होगा कि उसके लीवर में मजबूती आएगी, जो भी आप विटामिन न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप उसको दीजिएगा वो अच्छे से उसके बॉडी में ऑब्जर्व हो पाएगा। साथ ही साथ जब हम लोग इसका आगे वैक्सीनेशन करेंगे तो उसका भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो 3-4 तरह के जो वैक्सीन है ये हम लोग अपने पशुओं को दिलाते हैं। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हम लोग यही ग्रोअर से कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो वैक्सीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एफएमडी का, यानी फुट एंड माउथ डिजीज का। तो ये जो टीका ये हम लोग अपने पशु को दिलाते हैं 2 से 4 महीनों के बीच में। यानी जो पहला टीका पशु को पड़ता है वो पड़ता है 2 से 4 महीनों के बीच में। अगर काफ के दौरान अगर आपने अपने पशु को टीका दिला दिया है तो अब आप टीका नहीं दिलाएगा। अब अगला जो टीका दिलाएगा ये दिलाइएगा जब भी पहला टीका पड़ा उसके 3 से 4 महीनों बाद। अब वो बूस्टर डोज के तौर पे आप उसको दीजिएगा, लेकिन पहला जो टीका ये 2 से 4 महीनों के बीच में पहला टीका पड़ता है। तो ये एफएमडी के कारण ही जो है जो यूरोपियन यूनियन है या फिर यूएसए वगैरह है तो यहाँ से मिल्क से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल्क के डेरिवेटिव्स होते हैं वो यहाँ से नहीं लेते हैं। इसी के कारण कि एफएमडी जो है ये यहाँ से दूध के माध्यम से वहाँ ना चला जाए। तो ये एफएमडी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। इसके लिए जो भारत सरकार है ये भी एक प्रोग्राम चलाती है, एफएमडीसीपी जो है फुट एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये भारत सरकार भी चलाती है, जिसके तहत जो वैक्सीन वगैरह है वो फ्री में जो पशु पालक है उसको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है एफएमडी में वो इस्तेमाल किया जाता है रक्षा ओवैक करके एक वैक्सीन आता है उसका, या फिर रक्षा एफएमडी करके आता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और भी वैक्सीन है जो अलग अलग तरह की प्राइवेट कंपनियां जो बनाती हैं वो अलग अलग तरह के आपको वैक्सीन देखने को मिल जाएंगे मार्केट में। अब ये हो गया पहला वैक्सीन। अब दूसरा जो वैक्सीन हम लोग देते हैं अपनी पशुओं को वो हम लोग देते हैं एचएस का। एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। अब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया क्या होता है भाई, तो वही होता है गलघोटू, जो मानसून के दिनों में आजकल उसका सीजन भी चल रहा है। दूसरा इसकी भी वैक्सीन हम लोग देते हैं अपनी पशुओं को, ये हम लोग देते हैं 2 से 4 महीना। एफएमडी के पास ही हम लोग जो एचएस है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू, इसका भी वैक्सीन हम लोग अपने पशु को देते हैं। जो गलघोटू में हम लोग जो वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रक्षा एचएस करके एक आता है, उसके अलावा बोवीवैक्स एचएस आता है बायोवेट कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है वो। तो ये दूसरा वैक्सीन हो गया एचएस का, गलघोटू का। अब जो तीसरा जो वैक्सीन जो हम लोग अपनी ग्रोअर को देंगे वो हम लोग देते हैं बीक्यू का। बीक्यू मतलब ब्लैक क्वार्टर, जो लंगड़ा बुखार है, कहीं कहीं इसको एक टंगा बुखार कहा जाता है। तो हम लोग ये तीसरा वैक्सीन दे रहे हैं। इसका जो देने का जो समय है ये भी हम लोग पहला वैक्सीन देते हैं 2 से 4 महीनों के बीच में। 2 से 4 महीने का जो टेन्योर है अमूमन जो है ये हम लोग 3 महीने के बाद ही देते हैं, जब बच्चा दूध छोड़ दे उसके बाद। लेकिन अगर आपके आसपास में इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप ये कीजिए कि जब आपका काफ है उसी समय आप इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर नहीं देखने को मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि 3 महीने के बाद जब बच्चा दूध छोड़ ले उसी के बाद कोई भी वैक्सीनेशन का शुरुआत कीजिए। बीक्यू के लिए जो हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं एक बैलेंथेक्स नाम की एक वैक्सीन आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये हो गया तीसरा वैक्सीन। अब चौथे वैक्सीन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा वैक्सीन जो हम लोग अपनी ग्रोअर को देते हैं वो देते हैं हम लोग ब्रुसेला का। अब ब्रुसेला एक गंभीर समस्या है और ये जो है ब्रुसेला ये फीमेल काफ में ही देखने को मिलती है। जब बच्चा जो गर्भवती जो गाय होती है वो बच्चे को फेंक देती है ब्रुसेला में, तो ब्रुसेला के भी वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी है अपनी फीमेल काफ को। अब ये जो ब्रुसेला की जो वैक्सीन है ये लाइफ टाइम में एक ही बार पड़ती है और ये देने का जो सही समय होता है वो 4 से 6 महीने के बीच में आप अपनी जो फीमेल काफ है उसको ब्रुसेला की वैक्सीन दे दीजिए। ब्रुसेला की वैक्सीनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं S19 जो वैक्सीन आती है स्ट्रेन 19 करके, उसका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग आपको ब्रांड नेम से मिल जाएगी, ब्रूवैक्स प्लस करके मिल जाएगी, ब्रूस 19 वैक करके एक
एक आती है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग ब्रुसेला में करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रुसेला का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सिर्फ ग्रोअर जो फीमेल है उसी पे इस्तेमाल करना है। ये फीमेल की बीमारी होती है ब्रुसेला। अब ये जो 4 वैक्सीन हो गई, ये मुख्य वैक्सीन हो गए। इसके अलावा जो है ये हम लोग बूस्टर डोज वगैरह भी देते हैं। तो 4 से 5 महीनों बाद हम लोग बूस्टर डोज की शुरुआत करते हैं। तो एफएमडी हो गया, जो एफएमडी का जो फुट एंड माउथ डिजीज है, इसका भी बूस्टर डोज हम लोग देते हैं। उसके अलावा एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू, इसका भी हम लोग बूस्टर डोज 8 से 10 महीनों के बीच में हम लोग अपने पशु को दे देते हैं। तो ये हो गया बूस्टर वैक्सीन। अब जो है ये जो हम लोग ये 3 टीका लगा रहे हैं, एचएस, बीक्यू और एफएमडी, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और उसके अलावा जो बीक्यू है ब्लैक क्वार्टर और एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, ये तीनों का कंबाइंड वैक्सीन भी आता है। यानी कि आप तीनों वैक्सीन को एक ही बार एक ही समय पे दे सकते हैं। तो इनका जो वैक्सीन आता है, एक ट्रायोवैक करके एक वैक्सीन आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है सरकारी वैक्सीन है, आईआईएल के द्वारा बनाया जाता है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। ये जो है ये भारत का जो आईसीएआर संस्थान है, इसके तहत आता है आईआईएल। ये जो है ये पशुओं के लिए वैक्सीन बनाता है। तो ये जो वैक्सीन बनाती है, ये रक्षा, जितने भी ऊपर मैंने रक्षा करके जो वैक्सीन के जो नाम लिया, वो आईआईएल के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये सारे वैक्सीन के अलावा हम लोग कुछ अलग से भी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लंपी का प्रकोप देखने को मिलता है, तो लंपी का भी हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ साल पहले तो लंपी की वैक्सीन नहीं थी, तो उस समय हम लोग जो है गोट पॉक्स जो वैक्सीन आता है, गोट पॉक्स में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जो है लंपी प्रोवैक करके एक वैक्सीन आता है, उसका इस्तेमाल हम लोग लंपी में करते हैं। उसके अलावा एंटी रेबीज वैक्सीन का भी इस्तेमाल हम लोग अपने पशुओं में करते हैं। रेबीवैक करके आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन के तौर पे। ऐसा जब पशु को जो पागल कुत्ता वगैरह जब काट लेता है, तो उस समय हम लोग एंटी रेबीज वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जब थैलेरिया का प्रकोप देखने को मिलता है, कहीं कहीं जगहों पर थैलेरिया देखने को मिलता है, उस समय हम लोग थैलेरिया की वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। थैलेरिया की वैक्सीन जो ये थोड़ी सी महंगी आती है। उसके अलावा जो है टेटनस की वैक्सीन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई सर्जरी वगैरह जब जानवर को करना है, या फिर कोई घाव वगैरह है काफ़ी समय से खुले रह गया, तो टेटनस की भी वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका काफ है या फिर ग्रोअर है वो काफ़ी कमज़ोर है शारीरिक तौर पे, तो उस समय हम लोग विटामिन ए, डी और ई का जो एक इंजेक्शन आता है, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई वैक्सीन को लेकर कि ग्रोअर के फेज़ में आपको कौन कौन सी वैक्सीन का इस्तेमाल करना है। अब वैक्सीन देने के दौरान आपको कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। तो कौन कौन सी बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको जब भी आप अपने पशु को कोई भी वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं, तो हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह ले लीजिए कि कौन कौन सी वैक्सीन देनी होती है। आप पशु चिकित्सक के निरीक्षक में ही आप कोई भी वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप ये देखिए कि जब भी आपका पशु कोई बीमार वगैरह है, शारीरिक तौर पे उतना रिष्ट पुष्ट नहीं है, तो आपको उस समय वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके अलावा अगला जो आपको ध्यान देना है, ये देना है कि जब भी आप पशु की वैक्सीन करें, तो ये आप इस बात से सुनिश्चित हो जाए कि जो आपका पशु है वो वार्म प्रूफ है। यानी वैक्सीन देने से कुछ समय पहले आप अच्छे से उसकी डिवॉर्मिंग कर लीजिए, ताकि जो वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो अच्छा देखने को मिले। एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि जो भी वैक्सीन आप अपने पशुओं को दे रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ का ट्रैक मेंटेन करते चलें। एक अच्छे से डायरी में हर एक चीज़ को नोट करते चलिए। आजकल तो बहुत सारे मार्केट में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो हमेशा हर एक पशु का जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, जो भी फीड दे रहे हैं, जो भी वैक्सीन दे रहे हैं, कितना वेट गेन कर रहा है कितने दिनों में, हर एक चीज़ का आप ट्रैक लेके चलिए, तभी आप अच्छे से डेयरी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि जब भी जो ब्रुसेला के लिए जो हम लोग वैक्सीन की बात कर रहे थे, वो आपको प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो अपने ग्रोअर और हीफर के टाइम पे आपने जो ब्रुसेला का इंजेक्शन है ये मिस कर दिया, और जब आपको 1-2 पशुओं में ब्रुसेला का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप उस समय अपने प्रेग्नेंट पशुओं पे ब्रुसेला के इंजेक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये करने से आपको बचना है कि ब्रुसेला का इस्तेमाल प्रेग्नेंट पशुओं पे नहीं करना है। तो ये सारी बातें हो गई ग्रोअर के मैनेजमेंट को लेकर। अब आगे का जो चरण है वो है हीफर्स का। यानी जब ग्रोअर आपका हीफर में जाएगा, तो उस समय कुछ खान पान में बदलाव किए जाते हैं, ताकि जो आपका हीफर है ये थोड़ा प्रेग्नेंट के लिए आप रेडी कर पाएँ उसको। अब हीफर्स और उसके आगे की चरण की वीडियोस हम लोग इसी तरह से एपिसोड बाय एपिसोड देखते रहेंगे। बाकी आपने अगर अभी तक काफ का वीडियो नहीं देखा है, तो काफ के वीडियो को देखिए और उससे समझिए। और सबसे जरूरी बात है ना कि जो भी चीज़ आप समझ रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए। हर एक चीज़ को आप जब तक नोट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने पशुपालन की डायरी में आप उसको लिखेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो हमारे खेती बाड़ी के चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और अपने पशुओं से प्रेम करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।